हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है न सिर्फ CBSE बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 10, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। और अगर हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज हम करने वाले हैं इस पार्ट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट से अपना कंप्लीट चैप्टर रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, जैसे अगर कोई लाइंस छूट गई है, कोई टॉपिक छूट गया हो तो वो जल्दी से हमें रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलो भाई बिना देरी करें हम टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना है एक छोटा सा काम, और वो छोटा सा काम ये है कि आपको फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, क्योंकि उनको बुला के लेके आ जाओ जल्दी से कि भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वाला पार्ट आ चुका है, तो जल्दी से आ करके आप सभी भी देख लो। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक्स देख लेते हैं। हम जो इस पार्ट में सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं उन सभी टॉपिक को देख लेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक था विद्युत अवयवों के प्रतीक। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक में हमने बात की थी कि ये जो विद्युत अवयव होते हैं जिनके हम नाम सुनते रहते हैं, जैसे कि बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, सेल है, तार है, ये सब तो हैं, लेकिन इनको किस प्रतीक से दर्शाएंगे। अगर हम किसी विद्युत परिपथ का चित्र बनाएंगे तो हम उन्हीं प्रतीकों को इस वाले टॉपिक में देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फिर आ जाते हैं विद्युत धारा के कुछ प्रभाव, और उन्हीं प्रभाव को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे तापीय प्रभाव को, फिर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। ठीक है, जब हम तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव पढ़ लेंगे तो हम जानेंगे कि विद्युत चुंबक क्या होती है। और जैसे ही विद्युत चुंबक को हम जान लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम देखेंगे कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, टॉपिक होंगे। कम टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, टॉपिक पे चलेंगे। अगर हम बात करें कि अगर एक टॉर्च बल्ब को एक तार के द्वारा विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाए तो वो जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा में ऊर्जा होती है जिसे विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम अपने घर में जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं हमारे घर में लाइट जल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्विच है, फिर तार है, फिर तार से वो बल्ब जुड़ा हुआ है ना, ये पूरा एक परिपथ बना हुआ है। और क्या होगा, जैसे ही उसमें हम विद्युतीय ऊर्जा को क्या कराएंगे, उसका प्रवाह कराएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी फिर, और जाकर के हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा विद्युतीय बल्बों को जला सकती है, पंखे को चला सकती है, ताप उत्पादन द्वारा भोजन पका सकती है, तथा बहुत सारे तरीकों से हमारे उपयोग में लाई जा सकती है। अब विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग सिर्फ हम इस एक ही काम में नहीं करते कि सिर्फ लाइट जलाने का काम करते हैं, नहीं भाई, विद्युतीय ऊर्जा का कई सारी जगह पे, बड़ी बड़ी जगहों पर भी काम होता रहता है। इसके द्वारा हम अपने घर को रोशनी से तो भर सकते हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे उपकरण भी हैं जिनका प्रयोग हम इसकी वजह से करते हैं। जैसे कि हम पंखा चलाकर हवा प्राप्त कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रेस जो होता है, आयरन जो होता है, उससे क्या करते हैं, उससे हम अपने कपड़ों में जो अगर क्या आ जाती है, सिलवटें आ जाती हैं, उनको सही कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा कूलर से और ठंडी हवा ले सकते हैं, इंडक्शन जो आ गए हैं उससे खाना पका सकते हैं, है ना। मिक्सर ग्राइंडर चला के खाने को, मतलब जो ठोस पदार्थ है उनको पीस सकते हैं। तो मतलब कितना कुछ कर सकते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर से हम अपने खाने को ठंडा कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करके कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय ऊर्जा विद्युत धारा की सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली ऊर्जाओं का रूप है, जिसका घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ओके, आगे देखो,
कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कुछ सामान्य विद्युत अवयवों की, कोई हमारे पास विद्युत अवयव हैं, तो उनको हम ये क्या करेंगे, जो हमारे पास विद्युत अवयव हैं इनको हम किससे दर्शाएंगे। अगर हमें कोई एक चित्र बनाना है तो क्या आप हर चित्र में बल्ब बनाओगे बिल्कुल वैसा जैसा दिखता है, स्विच बनाओगे, तार बनाओगे कलरफुल वाले, बैटरी बनाओगे कि कौन सी वाली बैटरी ली है आपने, नहीं ना। तो हम उनको प्रतीकों के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा होती है। अब अगर हम विद्युत सेल के प्रतीक पे ध्यान देंगे, अभी हम देखेंगे सारे प्रतीक, तो उसमें एक लंबी रेखा होती है और दूसरी छोटी होती है, लेकिन छोटी वाली थोड़ी सी मोटी रेखा होती है। ठीक है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए हैं, प्रतीकों के अनुसार निरूपित कीजिए। चलो भाई फटाफट से अब हम चित्र देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। अच्छा, पहले ये देख लो, परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे बताते चले जा रहे हैं, तो आप देखते जाना। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। अब ये जो बात है ये वहां पर तो नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर है कि एक सेल का जब हम ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे एक परिपथ बनाते हैं ना, तो देखो ये तो है धन टर्मिनल क्योंकि ये लंबी रेखा है, ये है ऋण टर्मिनल क्योंकि छोटी मोटी रेखा है। तो ये धन टर्मिनल का तार देखो हमेशा संयोजित होके किस पे के पास जा रहा है, ऋण टर्मिनल के पास जा रहा है। तो अब यहाँ से हमें पता चलता है कि चाहे कोई भी चीज हम लें, हम हमेशा धन टर्मिनल को दूसरी सेल के ऋण टर्मिनल से ही क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पे और ज्यादा सेल बढ़ा दूं, ठीक है, अब मैंने 3 सेल लगा दी हैं यहाँ पे, अब इनको अगर मैं ऐसे लगा दूं तो भाई ये क्या बन गया, अब ये सेल नहीं है, 2 से अधिक, दो या 2 से अधिक, क्या 2 हो या फिर उससे अधिक हो। ठीक है, सिर्फ एक सेल है, बाकी अगर जैसी 2 हो गई या उससे अधिक हो गई तो वो क्या कहलाएगा, वो बैटरी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, बैटरी है। अब ये आ जाते हैं आपके विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें विद्युत अवयव की, तो पहला है विद्युत सेल। तो अब हर बार आप परिपथ में ऐसा विद्युत सेल तो नहीं बनाओगे, तो उसके लिए हम इस तरीके का प्रतीक लेते हैं, मतलब कि एक तरफ लंबी रेखा होती है, एक तरफ छोटी रेखा होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होती है, और ये हमारा धन टर्मिनल होता है और ये हमारा ऋण टर्मिनल होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसकी, विद्युत बल्ब, तो बल्ब की बात हो रही है। बल्ब क्योंकि हम प्रयोग करते हैं हर बार जब हम विद्युत परिपथ में ये देखते हैं कि जो विद्युत परिपथ है उसमें धारा बह रही है कि नहीं, तो हमेशा हम एक बल्ब को उसके साथ लगा के रखते हैं। बल्ब जलता है तो पता चलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब नहीं जलता तो पता चल जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो अब हम ऐसा बल्ब तो बनाएंगे नहीं हर बार, तो हम बल्ब को कुछ इस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो स्विच ऑन की स्थिति। अगर स्विच ऑन की स्थिति है तो हम कुछ इस तरीके से इसको क्या करेंगे, स्विच ऑन की स्थिति तभी होगी जब परिपथ क्या होगा, पूरा होगा, बंद होगा, है ना। और यहाँ पर देखो जब ये ऐसे हम लगाएंगे, हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पर परिपथ क्या हो गया, पूरा हो गया है। ठीक है, खुला हुआ नहीं है, पूर्ण है परिपथ, यहाँ पर बंद परिपथ है। तो ये स्विच ऑन की स्थिति को हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखें, तो आगे अगर हम बात करें अगर स्विच ऑफ की स्थिति, तो कोई चीज स्विच ऑफ क्यों होगी, बंद क्यों होगी, जब क्या होगा उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। और अगर विद्युत धारा का प्रवाह रोकना है तो हम क्या करेंगे, स्विच को उससे दूर कर देंगे परिपथ से, है ना। तो ये वाला जो है तोड़ दिया, खुला हुआ परिपथ है, तो अब क्या हो जाएगा, ये स्विच ऑफ की स्थिति हो जाएगी। फिर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर देखो 2 बैटरी दिखाई दे रही हैं, तो हम बैटरी को इस तरीके से दिखाते हैं कि बैटरी जो है 1 से अधिक है, तो यहाँ पर 1 से अधिक जो बैटरी वाला साइन है हम वो लगाएंगे और उस तरीके से हम बैटरी को दिखाएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं तार की। जो संयोजी तार होता है, जो तार ले जाते हैं ना, जैसे ये तार जो जुड़े हुए हैं, ये सब तार, इनको कैसे दिखाएंगे? तो इसको एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। और इन सब से ही मिलजुल कर हमारा क्या बनता है? हमारा विद्युत परिपथ बनता है। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल ही देती हूँ कि विद्युत अवयवों को ही प्रयोग करके हम विद्युत परिपथ को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है ये कई सारे उपकरण हैं जिनमें प्रयोग की जाती है। कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी क्या हैं? ठीक है, तो क्या क्या चीजें बोली? टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, सब आपके पास होंगे, सब देखा होगा। तो उसमें हम सेल नहीं, हम किसका प्रयोग करते हैं? बैटरी का प्रयोग करते हैं। कैसे? हम इन सभी चीजों में एक से अधिक क्या डालते हैं? सेल डालते हैं, है ना, तो वो बैटरी कहलाएगी। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। अब क्या होता है, कुछ कुछ चीजों में हम क्या करते हैं? उसको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सटा करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। अब हमेशा क्या होगा? एक मोटा तार होगा, धातु की पत्ती होती है जो क्या करती है? अब बैटरी वाली जो सुविधा बता रही हूँ ना, उसका बता रही हूँ मैं, कि उसमें क्या होगा? एक पत्ती होती है और तार होते हैं, और क्या होता है? एक सेल जो है उसे उसके धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर ऐसे धन और ऋण का क्या बना होता है? चिन्ह अंकित रहता है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखो, बैटरी बनाते समय हम सेलों को चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित कर सकते हैं। अगर हमें बैटरी बनानी है तो हम कुछ इस तरीके से क्या करेंगे? सेल को संयोजित करेंगे, कुछ इस तरीके से हम सेल को रखेंगे, ठीक है। लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या है? लकड़ी का एक टुकड़ा है, यहाँ पर हमने 2 पत्तियां लगाई लोहे की, और इन सेलों को उससे जोड़ करके हम क्या कर रहे हैं? और ये रबड़ यहाँ पे बीच में लगा दिया ताकि क्या ये फैले नहीं, ठीक है। इन सब का प्रयोग करके हम ये सेल होल्डर बना सकते हैं, ठीक। ये आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। तो ये जो मैंने बताया ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये रबड़ के छल्लों ने क्या किया है? इसको जकड़ के रखा है, नहीं तो ये सेल क्या हो जाएंगी? दूर दूर चली जाएंगी, इस तरीके से जुड़ी नहीं रहेंगी, ठीक है। आगे देखो, 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा बनाना है तो नहीं खुद ही बनाओ, ऐसे सेल होल्डर बाजार में भी मिल जाते हैं, ठीक है। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित करना है। बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। अब क्या होता है, ये हमारे पास सेल होल्डर है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें पूरा जो एक युक्ति है वो बनी होती है कि धन टर्मिनल कैसे ऋण से जुड़े रहेंगे और ऋण धन से जुड़ा रहेगा। बस हमें क्या यहाँ पे स्प्रिंग टाइप का दिया रहता है, हमको एक तरफ से लगाना है और दूसरी तरफ से दूसरे का मुंह विपरीत दिशा में करके लगाना है, और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? आसानी से इस सेल होल्डर में सेल को डाल करके अपनी बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी हैं? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? जो ट्रैक्टर, ट्रक और इन्वर्टर में है, उनकी जो बैटरियां हैं वो सेल से बनी होती हैं, तो भाई उनको बैटरी क्यों कहते हैं, सेल क्यों नहीं कहते? तो उत्तर देखेंगे। देखो, सेल बैटरी की इकाई है। जब एक से अधिक सेल को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो बैटरी बन जाती है। ट्रक, ट्रैक्टर और इन्वर्टर में सेल आंतरिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और हमें इसे बाहरी रूप से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसे बैटरी कहते हैं। तो देखो भाई, ये बैटरी है, ठीक है।
जो ट्रक की बैटरी है उसमें प्रयोग की जाती है। अब इसके बाहरी रूप को मत देखो, इसके अंदर जो है संयोजन है ना वो किसका है, सेल का संयोजन है। ठीक है, तो सेल के संयोजन से हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक से अधिक सेल हो गई और जुड़ जाती हैं, संयोजित हो जाती है तो बैटरी बन जाती है। तो हमें बाहर से भले ही एक डब्बा जैसा दिख रहा है बैटरी, लेकिन अंदर क्या है, सेल का संयोजन है। तो आंतरिक रूप से बहुत सारी सेल जो है वो जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास आ जाता है क्रियाकलाप नंबर 1। तो क्रियाकलाप 1 क्या कहती है कि चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीक का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। अब देखो क्या क्या बोला है। पहले तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है, क्या ये चित्र जाना पहचाना नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि यार इस चित्र को हमने पहले भी देखा हुआ है? तो इस चित्र को आपने पहले कहाँ देखा है? पहले तो इसको आपने अपनी कक्षा 6 में देखा था। ठीक है, उसके बाद जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी देखा था। ठीक है, ऐसा मत कहो कि पिछले साल ही देखा होगा, इस साल भी देख चुके हो। ठीक है, पाठ अगर पढ़ के आए हो तो इसे देख चुके हो। तो ये क्या बनता है? ये एक विद्युत परिपथ है। ये क्या है? एक विद्युत परिपथ है। यहाँ पर देखो आपको सेल दिखेगी हमारी, यहाँ पे एक बल्ब लगा है। यहाँ पर देखो ये जो पिन है ये क्या है? स्विच ऑन की स्थिति में है। ठीक है, क्यों? ये जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये तार एक टर्मिनल पे जा रहा है, दूसरे टर्मिनल से यहाँ पे और एक टर्मिनल से यहाँ पे। तो ये पूरी तरह से बंद है और क्या बना रहा है? एक विद्युत परिपथ बना रहा है। ठीक है, तो अब अगर हमें इस विद्युत परिपथ को देख करके एक विद्युत आरेख खींचना हो परिपथ का, ठीक है, तो हम कैसे खींचेंगे? पहले हम सेल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये सेल बना ली, फिर ये सेल स्विच से जुड़ा है तो हमने ये तार दिखाए, फिर हमने बंद स्विच दिखाया स्विच ऑन की स्थिति में, फिर ये जाकर के बल्ब से जुड़ गया तो हमने भी इसे क्या किया? बल्ब से जोड़ दिया। फिर ये बल्ब से जुड़ते हुए दूसरे तरफ से किससे जुड़ गया? ये जाकर के बैटरी सेल से जुड़ गया तो हमने इसे भी सेल से जोड़ दिया। और ये बल्ब क्योंकि जल रहा है तो यहाँ पर हम इसे जलता हुआ बल्ब बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो यही करने के लिए इन्होंने कहा था इसमें, और हमने यहाँ पर इसका उत्तर देख लिया है। आप लोग भी एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, चले आगे। अब देखो अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में क्या होता है? एक पतला सा तार होता है जिसको हम क्या कहते हैं? तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वो फ्यूज हो जाता है। अब अगर हम बात करें अपने बल्ब की, तो ये बल्ब जो जलता है ना, ये इस तंतु की वजह से ही जलता है। ठीक है, ये जो तंतु है इस तंतु में धारा प्रवाहित होती है तो ये उसकी वजह से क्या होने लगता है? जलने लग जाता है। लेकिन अगर मान लो कि ये क्या हो जाए? ये टूट जाए। ठीक है, क्या हो जाए? टूट जाए। यहाँ से आधा रहे और आधा टूट जाए तो फिर क्या होगा? अगर ये टूट जाएगा तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी? क्या परिपथ पूर्ण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसे तंतु टूट जाता है तो इस बल्ब को हम कहते हैं फ्यूज, और ऐसी स्थिति में ये बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। चलो, यहाँ पर एक नोट आता है, और नोट क्या है कि देखो ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि कुंजी और जो स्विच है, वो जो अभी हमने परिपथ बनाया था, हमने यहाँ पर लगाया था, फिर स्विच नीचे लगाया था, तो इसकी जगह तो हम कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हम कहीं भी कुंजी और कहीं भी स्विच लगा सकते हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी का जो धन टर्मिनल है उससे बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है।
परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब क्या होगा, स्विच ऑन की स्थिति होगी तो उस समय जो है बैटरी का धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से जाकर के मिलेगा और वो पूरा परिपथ जो है वो बंद कहलाएगा और ऐसे बंद परिपथ में क्या होगी, तुरंत विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि जब स्विच ऑफ की स्थिति है तो क्या होगा, परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं और इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की स्थिति में समझ आया, खुला परिपथ, बंद परिपथ। दूसरी चीज कि कब धारा प्रवाहित होगी और कब धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर। अब एक चेतावनी दे रहे हैं ये, और चेतावनी क्या है कि विद्युत मेंस जो हैं इससे संयोजित जो दीप्त विद्युत बल्ब होता है उसको कभी भी नहीं छूना चाहिए क्योंकि अत्यधिक तप्त होता है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसमें से क्या आ रहा होता है भाई, विद्युत धारा आ रही होती है और ये बहुत अधिक क्या हो जाता है, जलने लगता है, तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है और इतना गर्म हो जाता है कि हमारा हाथ भी क्या हो सकता है, जल सकता है। विद्युत मीन्स विद्युत जनित्र जनरेटर जो होते हैं, इन्वर्टर जो होते हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें, आपको विद्युत आघात लग सकता है जो कि घातक हो सकता है। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेल नहीं प्रयोग की जाती, इसमें कई सारी सेल होती हैं, कई सारी बैटरीज होती हैं। ठीक है, मतलब कई सारी सेल होती है तो बैटरी होती है पूरी की पूरी, तो उसमें से भाई बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह भी होगा और हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, मजाक मस्ती करेंगे तो क्या हो सकता है, हमको करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी स्टंट कोई बच्चा नहीं करेगा। अब आ जाते हैं, जब ये तप्त बल्ब की बात कर ही रहे हैं तो अब हम आ जाते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। ठीक है, और अगर हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की बात करें, मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब भी कोई विद्युत धारा जो है, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा ही है और जब ऊर्जा जाएगी तो क्या होगी, वो तार भी गर्म हो जाएगा, वो जिस चीज में बहेगी वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा हम पेन को चेंज करेंगे अपने। विद्युत तापक इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। अब विद्युत तापक जो है इन सभी में क्या होगी, तारों की एक कुंडली होगी। क्या होती है, कुंडली होती है। ठीक है, तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या फिर एलिमेंट कहते हैं। अब ये जो तार की जो कुंडली होती है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम विद्युत तापन अवयव कहेंगे या फिर सिर्फ अवयव कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे देखें। देखो, इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। अब ये जितने साधित्रों की हम बात कर रहे हैं तो इन साधित्रों में जब हम क्या करेंगे, इनको हम स्विच ऑन की स्थिति में लाएंगे, तो जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में लाएंगे इनमें क्या होने लगेगी, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा और जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो इसके जो अवयव हैं, मतलब कि अवयव मतलब क्या, अभी बताया था, कुंडली जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, या तो एलिमेंट बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। तो ये जो अवयव होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, रक्त तप्त हो जाते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं, इतना ज्यादा तप जाते हैं ये, और फिर क्या देने लग जाते हैं, ऊष्मा देने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है खाना पकाने में उपयोग आने वाले कोई विद्युत तापक यानी कि हीटर को, तो देखो इसमें क्या बनी हुई है, ये तारों की कुंडली बनी हुई है, मतलब ये अवयव है और जब इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है तो क्या होता है, ये ऊष्मा के प्रवाह से देखो किस प्रकार से रक्त तप्त हो जाती है और ऊष्मा देने लगती है। अगर हम किसी तार में बात करें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण है वो उस तार के पदार्थ की यानी कि धातु जिससे बना हुआ है उसकी लंबाई पे और उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर जो तार यूज हुआ है इसकी लंबाई और इसकी मोटाई पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊष्मा देगा। ठीक है, वैसे ही
क्या होगा, वैसे ही कोई दूसरा, अगर मान लो कोई और बड़ी कुंडली लें तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। और साथ में अगर हम मान लो उसकी मोटाई भी बढ़ा दें तो वहां पर भी मोटाई बढ़ जाने से क्या होगी, विद्युत ऊष्मा और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस पर भी निर्भर करता है। आगे देखो, अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न अलग अलग आवश्यकताएं हैं, खाना पकाने की नहीं, कुछ और चीज की है, अलग आवश्यकता है तो उसके लिए अलग पदार्थ का तार प्रयोग किया जाएगा, अलग तरह का, अलग लंबाई का, अलग मोटाई का तार उपयोग किया जाएगा। ठीक है, विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, संयोजी तार, सामान्यतः गर्म नहीं होते। अब ये जो विद्युत परिपथ जो बनाए जाते हैं, ये वाले तार क्या गर्म नहीं होते। ठीक है, इनको इस तरीके से बनाया जाता है या इस धातु से बनाया जाता है कि ये कैसे गर्म नहीं होते। क्यों, अगर मान लो ये गर्म होने लग जाते तो इनके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर, रबर का कवर लगाया जाता है, वो तो भाई पिघल जाता है ना। पर क्या पिघलता है, वो तब तक नहीं पिघलता है जब तक कि शॉर्ट सर्किट जैसी चीजें ना हो, तब तक वो नहीं जलता है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो तारों से बने होते हैं, जिन पदार्थों से बने होते हैं, वो इस तरह के नहीं होते जो क्या करें, इतना अधिक तप्त हो जाएं। इसी के विपरीत बात करें तो इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई ही नहीं देते। ठीक है, सॉरी, आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम बल्ब की बात करें तो देखो, विद्युत बल्ब का जो दीप्त तंतु है वो हमें आसानी से दिखाई देता है। ये ऐसे पदार्थ से बना होता है, इतनी लंबाई मोटाई का होता है कि जब ये जलने लगता है, ये तप्त होता है, तो हमको बहुत आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। और इनके अगर हम तंतुओं की बात करें तो इतने अधिक तप्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा जलने लग जाते हैं कि जलते जलते क्या हमको दिखाई भी देने लग जाते हैं, और साथ ही ये पूरे बल्ब को क्या कर देते हैं, जलाना शुरू कर देते हैं, प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। अब एक नोट आता है कि निमज्जन तापक मतलब कि जो इमर्शन हीटर होते हैं, हॉट प्लेट होती है, विद्युत इस्त्री होता है, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। अब अगर हम बात करें इन सभी यहाँ पे उपकरणों की, तो इन सभी उपकरण में क्या होता है, जैसे अभी हमने हीटर देखा था तो हीटर के ऊपर कोई वो नहीं लगाया था, कोई कवर नहीं लगाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये जो सारी चीज़ों की बात हो रही है, चाहे इस्त्री प्रेस की बात हो रही हो, चाहे गीज़र की बात हो रही हो, हेयर ड्रायर की बात हो रही हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या होता है, एक तरह से इनके ऊपर आवरण या कवर होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो ये विद्युत इस्त्री दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर इस तरीके की चीज होती है, जबकि उसके ऊपर क्या कर देते हैं, वो इसके ऊपर आवरण लगा देते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखोगे कि तारों की कैसी कुंडली आपको इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये क्या ऊष्मा उत्पन्न करने लग जाएगी, और जो हमारे इसके ऊपर आवरण लगा होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और हम आराम से अपने कपड़ों को क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। अब अगर विद्युत धारा जो है वो किसी तार से गुजरती है और उसमें ऊष्मा भी प्रवाहित करती है, मतलब तापीय प्रभाव पढ़ लिया हमने, है ना, तो क्या होगा, तार जो है वो बहुत ज्यादा तप्त हो जाता है। अब मान लो बहुत अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो तार बहुत अधिक तप्त भी हो जाएगा, और जब वो इतना अधिक तप्त होगा तो फिर क्या होगा, वो पिघल जाएगा, और पिघल करके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे पास आती है एक क्रियाकलाप नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, तो देखो, एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए, चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। ये क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए, क्या बल्ब दीप्त होता है, बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए।
क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में ला करके कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। अब करना क्या है, हमने ये पूरा ऐसा परिपथ लेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एक बार हम स्विच ऑन की स्थिति लाएंगे। जैसे हम स्विच ऑन की स्थिति लाएंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये जलने लग जाएगा। अब बल्ब जब जल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे बल्ब जलेगा तो हम इसे छू करके देखेंगे, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर छू कर देखेंगे तो ये क्या है, हमको कुछ देर बाद गर्म महसूस होगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। अच्छा, पहले एक काम करना है, पहले हमें छू के देख लेना है, ये हमें ठंडा लगेगा। फिर हम जैसे ही ऑन करेंगे तब छुएंगे तो भी ठंडा लगेगा। फिर इसको जब स्विच ऑन की स्थिति में ले आए हैं तो आपको 1 से 2 मिनट भी नहीं जाएंगे बेटा, अपन 1 ही मिनट तक जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा गर्म हो गया तो दिक्कत होगी। 1 मिनट तक हम इसे ऐसा का ऐसे रखेंगे। 1 मिनट बाद जब हम इस बल्ब को छुएंगे तो हमको ये काफ़ी ज़्यादा गर्म लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, वापस से हम क्या कर देंगे, इसको स्विच ऑफ की स्थिति में ले जाएंगे, ठीक है। और फिर कुछ देर तक हम वेट करेंगे और वापस से जब हम इसको छू करके देखेंगे तो ये हमको कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। अब एक और देखो दिया हुआ है क्रियाकलाप नंबर 3। चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच में बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। तो सेम वही चीज़ें होंगी कि जब हम यहाँ पर परिपथ में स्विच ऑन की स्थिति लाएंगे तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये नाइक्रोम का तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब हम छू के देखेंगे तो हमें ये गर्म लगेगा। फिर उसके बाद हमें वापस से क्या करना है, स्विच ऑफ की स्थिति कर देनी है, और फिर उसके कुछ देर बाद जब हम इस तार को छुएंगे तो हमको ये ठंडा महसूस होगा। और इन दोनों ही क्रियाकलापों से हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमें विद्युत का तापीय प्रभाव पता चल रहा है, और ये पता चलता है कि विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो किसी चीज में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सावधानियां दी हुई हैं, जैसे कि स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल जो है वो अतिशीघ्र क्या हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। तो हमें ज़्यादा देर तक क्या करना है, उसको सेल को ओपन नहीं, खुला नहीं रखना है, मतलब ऑन की स्थिति में ही नहीं रखना है, ठीक है। आगे देखें तो आगे हमारे पास एक और क्रियाकलाप आ जाती है, और इस क्रियाकलाप में क्या कह रहे हैं, तो देखो जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 3 में किया था, मतलब वो जो नाइक्रोम वाला तार लिया था ना अभी हमने, उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात ऊन, मतलब कि स्टील के वूल का तार या फिर पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा ये किराने की दुकानों में उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच क्या कर दो, ऑफ कर दो। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊन के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि क्या होता है, क्या इस्पात ऊन का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है। तो हमें क्या करना है, उसका इस्पात का ऊन लेंगे, उसमें अब हम बैटरी से क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, सेल से नहीं। सेल से तो एक लिमिटेड मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, है ना। हमने जब बैटरी लगा दी तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारी सेल लग गई। अब उन सेल को लगाएंगे तो ऊष्मा का प्रवाह भी ज़्यादा होगा। जब प्रवाह ज़्यादा होगा तो ये पतला सा स्टील का ऊन जो है वो क्या हो जाएगा, वो पिघल करके टूट जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा को सहन नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक नोट एक और आ जाता है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है वो उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है। अब अगर हम बात करें कि हमेशा प्रकाश जलाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसका हमेशा किसका, विद्युत जो
ताप दीप्त बल्ब होते हैं, वो जो पीले पीले से दिखाई देते हैं, उन बल्बों का प्रायः हमेशा प्रयोग होता है, लेकिन ये ऊष्मा भी देता है। और अगर हम उन बल्बों की बात करें तो वो हमें प्रकाश तो देता है, प्रकाश के साथ साथ और क्या देता है, ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ ये है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय हो जाता है। अब उसकी ऊष्मा का तो हमारा कोई प्रयोग नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रकाश चाहिए ना, उसमें से ऊष्मा तो चाहिए नहीं। बल्ब से तो हम खाना बनाएंगे नहीं, ना ही हम अपने कपड़े प्रेस करेंगे, है ना, तो हमें उसकी ऊष्मा चाहिए नहीं। तो मतलब जो ऊर्जा है उसका एक भाग तो वेस्ट ही हो रहा है ऊष्मा बनाने में, क्योंकि उस ऊष्मा का तो प्रयोग भी नहीं हो रहा। ये वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाओं, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, क्या बोल रहे हैं, देखो, ठीक है, क्या बोला कि ये वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। हम सब जानते हैं भाई, उसकी हमें जरूरत नहीं है ऊष्मा की। प्रतिदीप्त नलिकाएं जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होती हैं तथा संगत प्रतिदीप्त लैंप, मतलब कि कौन से, CFLs जो होते हैं, ये इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जन डायोड मतलब कि LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा संगत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है, ये है हमारा कौन सा, यह है ताप दीप्त बल्ब। इसको जलाएंगे, ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है, तो ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊष्मा की वजह से विद्युत ऊर्जा का व्यय हो रहा है, ठीक है, तो ये तो अलग है। इससे बेटर होता है ये CFL, ठीक है। अब CFL में भी क्या है, ऊर्जा लग रही है, ठीक है, लेकिन ये ताप नहीं देता, तो क्या हो रहा है कि आधी ऊर्जा तो बच जाती है। ऐसे ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती हैं, ये भी क्या है कि इसमें भी विद्युत ऊर्जा का ताप वाला जो भाग है, ऊष्मा ना देने की वजह से ये भी क्या हो जाती है, बच जाती है। अब अगर हम बात करें कि CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, इससे भी बेहतर कोई हमारे पास ऑप्शन है, तो बिल्कुल है, वो है हमारे पास ये LED बल्ब, ठीक है। ये बहुत ही कम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं, ठीक है। तो आजकल ज्यादातर घरों में, जगह पे जहां भी देखो तो LED बल्ब्स का यूज होता है, किसके, इन बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है, ओके, चले आगे। चलो, इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे विद्युत साधित्र तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। अब हमको कैसे साधित्रों या ऐसे गैजेट का प्रयोग करने के लिए हमेशा कहा जाता है जो क्या हो, जो विद्युत दक्ष हो, कम विद्युत के खपत करें, है ना, और ताप भी ना दें। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है। अब क्या है, जो ऐसे सभी उपकरण हैं जो विद्युत दक्ष हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कम ऊर्जा का खपत करते हैं, ताप नहीं देते हैं, इस तरह की जो चीजें देखने को मिलती है, तो जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है जो दिल्ली में है, जिसका ऑफिस, वो क्या करता है, उसने एक चिन्ह बना के रखा है, और वो चिन्ह वो किनको देता है, ऐसे उपकरणों को देता है जो विद्युत दक्ष होते हैं, ठीक है, जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप का आश्वासन देता है। कौन सा मार्क होता है, ये होता है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ मार्क होता है, ISI का मार्क होता है, जो कि मैंने उल्टा बना दिया है, सीधा बनाती हूँ, ठीक है, ये ISI का मार्क होता है जो कि बना होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो देखो आप लोग यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे ISI का मार्क लगा है, यहाँ पे भी ISI का है, यहाँ पे भी ISI का मार्क लगा हुआ है, और इसमें भी ये छोटा सा ISI का मार्क लगा हुआ है। तो ISI जो है, ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो बनाया गया मार्क है, इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो, नोट है कि प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। अब अगर CFL की बात करें या फिर ट्यूबलाइट्स की बात करें, तो इनके अंदर जो पारे का वाष्प होता है, पारे की भाप होती है ना, वो भरी होती है, और ये कैसी होती है, बहुत ज्यादा विषैली होती है, ठीक है। पारा तो हमारे लिए वैसे भी विषैला होता है, उसकी भाप है, उसकी गैस है, तो वो भी क्या है, वो भी विषैली है, ठीक है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटान सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अब अगर कोई खराब हो गई है CFL, मतलब फ्यूज हो गया है या खराब हो गया है वो, ठीक है, तो अब खराब अगर हो गया है या फिर कोई
ट्यूबलाइट खराब हो गए तो इनका जो निपटारा होता है, इनको फेंकना जो होता है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए कि गलती से टूट ना जाए, है ना। सिर्फ हमारे लिए नहीं, कहीं ऐसी जगह भी ना टूट जाए जहाँ पे कोई जानवर जाता हो, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकते हैं, उससे उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसका जो निपटारा है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। आगे देखो, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। अब देखो क्या है कि आपने सुना होगा कि कोई भी विद्युत परिपथ होता है, हमारे घर में भी अगर है तो उन सभी में क्या लगे होते थे, पहले के ज़माने की बात करें तो पहले विद्युत फ्यूज़ लगे होते थे। इस प्रकार के कुछ फ्यूज़ होते थे, ये लगे होते थे, और कुछ तार ऐसे होते हैं जो क्या होता है, जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत अधिक विद्युत धारा पा करके वो क्या करते हैं, वो पिघल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो तार होते हैं, इस तरह के विशेष पदार्थों से जो बने तार होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं हम क्या, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब विद्युत फ्यूज में हम ऐसे तारों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे तारों का हम प्रयोग करेंगे तो जब बहुत अधिक मात्रा में, और इनको हम क्या करते हैं, अपने विद्युत परिपथ में लगा देते हैं, है ना। अब क्या है कि अगर विद्युत परिपथ में फ्यूज लगा रहेगा तो क्या होगा कि वो तार पहले पिघल जाएगा। जैसे ही बहुत अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह होगा तो ये तार पिघल जाएगा, और जैसे ये तार पिघलेगा तो क्या हो जाएगा कि जो परिपथ है वो अपूर्ण हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना, परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, हमारे घर की बिजली चली जाएगी। जैसे हमारे घर की बिजली चली जाएगी तो वो जो इतनी अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह आ रहा था ना, वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे घर के बाकी उपकरण जो हैं वो खराब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो विद्युत फ्यूज है वो क्या करता है, एक तरह से एक सुरक्षा उपकरण भी है, ठीक है। सभी भवनों में बात करें तो प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, ठीक है, और प्रत्येक विद्युत परिपथ में से जो प्रवाहित की जाने सकने वाली विद्युत धारा होती है उसकी एक अधिकतम सीमा होती है कि इतनी सीमा पे ही हमें क्या करना है, धारा का प्रवाह करना है, ताकि क्या हो सके, वहाँ पे लाइट जो है वो जो उपकरण हैं वो क्या ना हो पाए, खराब ना हो जाए। अब सावधानी क्या है कि कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नई फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर मान लो कि विद्युत फ्यूज आपके यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, खराब है, अच्छा है, कैसा भी है, तो उसकी जांच पड़ताल आपको खुद से ही नहीं करने लगना है कि वहाँ पे जाओ, बढ़िया विद्युत आपके यहाँ का जो पूरा विद्युत का परिपथ है उस पर जाकर के आप कुछ जांच पड़ताल करना शुरू कर दो। इससे क्या हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है, करंट लग सकता है, इस तरह की कई चीजें हो सकती है। आपको अगर देखना ही है, पता ही लगाना है, तो आप विद्युत परिपथ की जो मरम्मत करने वाली दुकान होती है वहां पर जाइए और वहां पर पुराना फ्यूज देखिए, ठीक है, जो बेकार हो गया फ्यूज है उसे देखिए और अपने घर के फ्यूज की तुलना कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपका जो फ्यूज है वो खराब है कि अच्छा है। एक और नोट आता है, विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब क्या होता है कभी कभी कि अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित जब होती है तो क्या होता है, फ्यूज जो है उसका तार पिघल जाता है ना, हमने सुना। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जैसी चीजें होती हैं। तो ये क्या होता है कि जो तार है, विद्युत तार है, इनका परस्पर सीधा संपर्क हो जाता है, और जैसे ही सीधा संपर्क हो जाता है तो क्या होगा, वो विद्युत धारा का प्रवाह सीधे आ जाएगा और शॉर्ट सर्किट जैसी चीजें हो जाएंगी। अगर कोई चीज कोई बहुत तेज, एक नॉर्मल करंट होता है ना, जैसे मैं बात करूं तो मैं किसी चीज को छूंगी, उसमें हल्का सा करंट है तो मुझे हल्का सा करंट लगेगा, मैं उसे सह सकती हूँ, मैं चिपक तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं उसे सह सकती हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं किसी ऐसे विद्युत वाली चीज को छूंगी जिसमें बहुत ज्यादा करंट बह रहा है, बहुत ज्यादा विद्युत धारा बह रही है, अब मैं जाकर उसको छूं, मेरा शरीर सह नहीं पाएगा, और मेरा शरीर नहीं सहेगा तो मुझे करंट लग जाएगा। करंट लग जाएगा, अगर बहुत ज्यादा करंट होगा तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है ना। कम करंट होगा तो मुझे करंट लगेगा और मैं, करंट जैसे लगता है तो इंसान हिलता रहता है ना, वैसे हिलने लग जाऊंगी, है ना। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो शॉर्ट सर्किट भी ऐसे ही होता है। अगर कोई चीज है जो उस विद्युत धारा के प्रवाह को
अगर वो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कर सकती है, सह सकती है, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि जितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, हमारे घर के जो बिजली ट्यूबलाइट जल रहे हैं वो जल रहे हैं, क्योंकि उतना विद्युत धारा का प्रवाह वो अपने में से होकर के गुजरने दे सकते हैं। लेकिन अभी ये प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, वो उस चीज़ को नहीं सह पाएगा और वहाँ पे पिघल जाएगा, टूट जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, और यही क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। अब इधर भी एक तरीका बताया, दूसरा तरीका ये भी है कि अगर अत्यधिक धारा प्रवाहित ये जो हो रही है, इसका ये एक कारण ये भी हो सकता है कि जो सॉकेट लगे हुए हैं उसमें कई सारी युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि एक सॉकेट है, उस सॉकेट में हम क्या करते हैं, कई सारी युक्तियां लगा देते हैं। नीचे से एक दूसरी चीज़ का प्लग लगा हुआ है, ऊपर उसके कोई दूसरी चीज़ का प्लग लगा हुआ है, कभी कभी तो हम उससे एक्सटेंशन बोर्ड लगा लेते हैं, है ना, और उस एक्सटेंशन में भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब मान लो ये सॉकेट कैसा है, कमज़ोर है, इसके अंदर जो तार लगे हुए हैं वो बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा को नहीं झेल सकते, लेकिन आपने एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया, एक्सटेंशन बोर्ड में 4-6 सॉकेट लगे हुए हैं और उन सब से एक से मोबाइल चार्ज हो रहा है, एक से टीवी चल रही है, एक से पंखा चल रहा है, एक से लैपटॉप चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चला दी। अब क्या है, उन सबको विद्युत धारा चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए। अब ये बोल रहा है कि और लाओ और लाओ और लाओ, अब वो और लेने की कोशिश कर रहा है पर वो सह तो नहीं सकता इतने, तो वो क्या होगा, वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। अपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। अब इतनी सारी जब चीजें हैं तो बर्डन बढ़ेगा ना, उसका बहुत ज्यादा बर्डन, भार बढ़ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अतिभारण हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमने समाचार पत्रों में कई बार सुना हुआ है कि किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट या फिर अतिभारण से, ओवरलोडिंग से क्या हो जाती है, इन तरह की चीजों से आग लग जाती है कभी कभी किसी किसी जगह पे, है ना। तो और किसी किसी क्या, छोटी सी इतनी सी हमारी लापरवाही की वजह से क्या होता है, छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से पता चलता है कि पूरा का पूरा भवन की कोई सी मंजिल, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले सुनी थी, एक न्यूज़ सुनी थी, उसमें एक भवन है, ठीक है, और वो सरकारी भवन था और वहाँ पर क्या हुआ था, उसके एक 4-5वें फ्लोर पे आग लग गई थी। अब वो आग का जब कारण पता किया गया तो उस आग का कारण था शॉर्ट सर्किट। अब आप सोच सकते हो कि वहाँ पर बहुत सारा काम होता है ना, और बहुत सारे प्लग भी होते हैं। हालांकि सोचो अगर वो सरकारी भवन है तो वहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत देख रेख होगी, सुरक्षा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी प्लग में उस विद्युत धारा को जो प्रवाहित हो रही थी उसको सहन करने की क्षमता नहीं होगी और क्या हुआ, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया। उस शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी उठी होगी, मान लो उस चिंगारी ने किसी पेपर को पकड़ लिया होगा या किसी भी अन्य कपड़े को पकड़ लिया होगा। इस तरीके से करते 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 उस पूरे फ्लोर पे आग लग चुकी थी और कई सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था वहाँ पर। तो इस तरह की खबरें हमें सुनने को आती रहती हैं, है ना। तो आप सोच सकते हो कि जब वो पूरे फ्लोर को एक शॉर्ट सर्किट जला सकता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। ठीक है, यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो वो पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। अब अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो यार हर दिन आए दिन हमारे घरों में तो शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगती रहेगी, तो इसके लिए कुछ तो युक्ति ढूंढनी पड़ेगी। तो इसी के लिए ये जो विद्युत फ्यूज है ये एक युक्ति है। क्या होता है कि जो विद्युत फ्यूज में हमने अभी देखा कि एक तार लगा होता है, एक विशेष पदार्थ का एक तार लगा होता है, जो क्या होता है जब बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो क्या होता है, वो पिघल करके टूट जाता है और जैसे वो टूट जाएगा तो विद्युत परिपथ भी टूट जाएगा, खुला हो जाएगा और इससे क्या होगा, इससे हमारे घर में वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो फ्यूज क्या है, तो फ्यूज जो है वो एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्या करती है, क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है ना। ये हमें क्या करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, विद्युत परिपथ को सुरक्षा देने के लिए एक युक्ति है, इसलिए इसको हम एक सुरक्षा युक्ति कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग तरह के फ्यूज जो होते हैं वो लगते हैं। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हर चीज में एक ही तरह का फ्यूज उपयुक्त तो होता है, नहीं भाई, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के फ्यूज का उपयोग किया जाता है।
एक नोट है हमारे पास कि आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी कि MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आजकल क्या है, पहले के टाइम पे फ्यूज लगता था, ठीक है, अब धीरे धीरे हमारा विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, नई नई चीजें बनती जा रही हैं, तो फ्यूज ने क्या किया, अब फ्यूज को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा उपकरण बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं, MCB लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं, ठीक है। ये MCB में क्या होता है, इस प्रकार की कुछ बटनें लगी होती हैं और ये क्या ऊपर की तरफ ऐसे रहती हैं, ठीक है, इसको हम लगा देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारे घर में लाइट आने लग जाती है, विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। अब जैसे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अधिक होता है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या होता है, पहले वो इस पर से होके गुजरता है और जैसे वो इसमें से होके गुजरता है, ये जो बटनें होती हैं ये क्या हो जाती हैं, इतना सारा लोड नहीं सह पाती हैं और ये नीचे की तरफ गिर जाती हैं, ठीक है, जैसे कि स्थिति में अभी ये दिख रही हैं, तो ये नीचे गिर जाती हैं और जैसे ये नीचे गिरती हैं हमारे घर की लाइट चली जाती है। अब हमारे घर की लाइट चली जाती है तो मतलब क्या हो गया, विद्युत परिपथ अपूर्ण हो गया, वापस से खुल गया, जैसे ये नीचे गई तो मतलब कहीं ना कहीं से टूट गया है विद्युत परिपथ, ठीक है। हम जाते हैं, हम फिर से इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं और जैसे ही हम इसको ऊपर करते हैं विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, हमारे घर में लाइट आ जाती है। फ्यूज में हमको पूरा फ्यूज बदलना पड़ता था, तार जल जाता था, फिर हमें नया लाके फ्यूज लगाना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास ये युक्ति है कि ये अगर ये बटनें नीचे गिर जाती हैं तो हम वापस से इसे ऊपर करके क्या कर सकते हैं, विद्युत परिपथ को पूरा कर सकते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है और डिब्बे पर ISI चिन्ह अवश्य देखिए। इसको भी खरीदते टाइम हमें क्या करना है कि ISI निशान को देखना है, ठीक है, और इसको देख कर ही खरीदना है। आगे देखिए, सावधानी दी हुई है कि सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो उसका ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हमेशा हमको ISI देखकर ही फ्यूज या फिर MCBs लेनी चाहिए। साथ ही हमको इसकी जगह पे कोई ऐसी फालतू की काम नहीं करनी चाहिए, जुगाड़ जिसे कहते हैं, तो ऐसे जुगाड़ नहीं करने चाहिए कि फ्यूज ना लेके कोई तार लगा दें या कोई धातु की पट्टी लगा दें और सोचे कि हम अपने घर को शॉर्ट सर्किट से बचा लेंगे। चलो भाई, तापीय प्रभाव की तो पूरी बातें हो गई कि तापीय प्रभाव कैसे कैसे होता है। साथ ही हमने ये भी देख लिया कि अगर तापीय प्रभाव की वजह से हमारे घर में कोई नुकसान होता है तो हम उससे कैसे सुरक्षा पा सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या है, एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। अगर हम छोटी सी चुंबकीय सुई की बात करें, जो कि एक छोटी सी चुंबक होती है, अगर हम उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमें उत्तर दक्षिण दिशा की दिशा बताती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। अब स्वतंत्रता से लटकाया तो वो सही उत्तर दक्षिण दिशा बता रही है, लेकिन अगर हम उसके आसपास कोई चुंबक लेकर के जाएंगे तो जैसे हम चुंबक लेकर के जाएंगे तो वो क्या होगी, उसकी दिशा चुंबक की तरफ जाएगी, क्योंकि है तो वो चुंबक ही, तो वो चुंबक से आकर्षित होने लगेगी और वो अपनी दिशा को विक्षेपित कर लेगी, है ना। अब वो गलत दिशा बताने लग जाएगी। हमने ये भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। अब सिर्फ हमने ये चुंबक के साथ ही नहीं देखा, हमने देखा कि हमने जब चुंबकीय सुई को इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया और इसके पास एक कोई चीज ली जिसमें क्या थे, कई सारे तार लगे हुए थे, और ये तार में जब हमने क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित कराया, तो कोई भी चीज़ है जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या थी, ये जो सुई थी ये उसकी तरफ क्या होने लग गई, आकर्षित होने लगी। मान लो ये इसका इस तरह की दिशा है तो इसने अपनी दिशा बदल के इसकी तरफ ये विक्षेपित हो गई, तो हमको ये भी दिखाई दिया। अब अभी तक तो हम यही जानते थे कि विद्युत नहीं, सिर्फ चुंबक के द्वारा ही क्या हो सकती है, एक चुंबकीय सुई को हम विक्षेपित कर सकते हैं। पर यहाँ तो हमने एक नई चीज़ देखी ना, यहाँ हम क्या नई चीज देख रहे हैं, यहाँ हम ये नई चीज देख रहे हैं कि वो तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे भी विक्षेपित हो रही है, मतलब कि विद्युत धारा में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो क्या कर सकती है, चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर सकती है। तो अगर हम बात करें वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड नामक की, तो इन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले देखा और जब इन्होंने ऐसा किया तो इनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड दिख रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक थे, इनके पास देखो आपको
क्या दिखाई दे रहा है? अब जो भी इन्होंने हाथ में लिया है हमने उसकी बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि इन्होंने जब ये चीज़ देखी कि जब उन्होंने सुई को क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, उसके आसपास विद्युत धारा जिस किसी चीज़ में बह रही थी उसको ले जाकर रखा, तो इन्होंने देखा कि इस चुंबकीय सुई को ये क्या हो गई, ये विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो फिर उन्होंने इस पे और ज़्यादा अध्ययन शुरू कर दिया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, उसमें विक्षेप होने लगता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि जब चुंबक को रखते हैं तो भी सुई विक्षेपित होती है और जब किसी तार से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी तार में से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वो तार किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा, वो कार ऑटोमेटिकली चुंबक की तरह कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो क्योंकि विद्युत की वजह से हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है और इसी तरह से विद्युत धारा जो होती है इसका उपयोग करके चुंबक का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक क्रियाकलाप आ जाती है, क्रियाकलाप नंबर 5। देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। तो उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए, ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, एक माचिस की डिब्बी लेनी है, कार्डबोर्ड लेना है, सारी चीजें ले लो, इसमें क्या करो, कुछ तार को ऐसे लपेट दो। ठीक है, और साथ में हमको क्या करना है, उस तार के भीतर क्या रखना है, चुंबकीय सुई को रखना है। ठीक है, अब इस तार का जो स्वतंत्र सिरा है उसको चित्र में दर्शाए अनुसार हमें क्या करना है, स्विच से और विद्युत सेल से जैसे दिख रहा है उस तरीके से जोड़ देना है। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। अब करना क्या है कि जब आप इस चुंबकीय सुई को देखोगे तो इसकी दिशा देख लो। अभी जब आपने स्विच ऑफ रखा है, ठीक है, आपने देख ली, नोट कर लो किस तरफ है। फिर एक चुंबक को लेकर के जाओ और इस चुंबक को मान लो आपने यहाँ रख दिया, तो आप इसकी दिशा को देखो कि अपनी दिशा बदलती है क्या, तो ये बदलेगी, वो भी नोट कर लो। अब जब आपने ये सब नोट कर लिया तो अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको जोड़ देना है। स्विच ऑन की स्थिति शुरू कर देनी है। जैसे ही स्विच ऑन करोगे ये बल्ब जलेगा। बल्ब जलने से आपको क्या पता चलेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह होने लग गया है। और जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा और इस तार से विद्युत धारा जाएगी तो ये जो चुंबकीय सुई आपने अंदर रखी हुई है ये क्या हो जाएगी, ये फिर से विक्षेपित हो जाएगी और अपनी दिशा को बदल लेगी। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसकी दिशा को फिर से नोट कर लेना है। ठीक है, आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस से ऑफ की स्थिति पर ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। फिर से स्विच ऑफ करो, फिर देखो सुई को, फिर स्विच ऑन करो, फिर देखो सुई को, फिर स्विच ऑफ करो, फिर देखो। तो ऐसे बार बार आपको करके देखना है और देखना है कि कितनी बार वो क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। ठीक है, अब आ जाता है विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या होता है भाई? तो देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब अगर कोई तार की हम कुंडली बना दें, अगर मान लो किसी भी चीज़ पे हमने क्या किया, एक तार लिया और इस तार की हमने कुंडली बना दी। अब ये जो कुंडली है, जब इस पे हम विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे ना, तो ये कुंडली क्या हो जाएगी, ये विद्युत चुंबक बन जाएगी। ठीक है, जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है और इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब हमने जैसे ही इसमें क्या किया, इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया तो क्या होगा,
ये एक पूरा परिपथ बना दिया। अब इसमें मान लो हमने क्या किया, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, स्विच ऑन है, तो क्या होगा, ये विद्युत चुंबक बन जाएगी, है ना, ये चुंबक की तरह कार्य करने लगेगी। और जैसे ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ से धारा को, विद्युत धारा को बंद कर देंगे, है ना, स्विच ऑफ कर देंगे, तो अब ये अपना चुंबकत्व क्या कर देगी, खो देगी। तो मतलब कि जब तक विद्युत धारा बह रही है तब तक तो चुंबक है, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा हमने बंद कर दिया प्रवाहित करना, तो ये चुंबक भी अब नहीं है। ठीक है, इसका चुंबकत्व तभी तक है जब तक इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा बह रही है। तो इस तरह की कुंडली को हम क्या कहेंगे, इसी को हम विद्युत चुंबक कहेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें जब वो विद्युत धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं और तो वो क्या कर रही है, वो चुंबक की तरह क्या बोलेंगे, व्यवहार कर रही है। अगर हम उसमें विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे तो वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, और जैसे ही विद्युत धारा को प्रवाहित करना हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगी। तो ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी पदार्थ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम विद्युत चुंबक कहेंगे। ठीक है, अब देखो, विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबक को हम कितनी, बहुत अधिक प्रबल बना सकते हैं, क्या करके, बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करके, बहुत बड़ी कुंडली भी लेके। तो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबक बनाना अब हमारे लिए बड़ा आसान काम हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अति प्रबल से प्रबल भी विद्युत चुंबक बना सकते हैं, और इसका प्रयोग हम कहाँ, भारी बोझ उठाने के लिए, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जहां पर क्या भारी भारी लोहे के टुकड़े हैं, आकर्षित तो लोहे के टुकड़ों को करती है, तो ऐसी भारी भारी चीजों के, भारी भारी बोझ को उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। अब क्या है कि जो बड़ी बड़ी जो क्रेन होती हैं, उन क्रेनों के सिरों पर प्रबल विद्युत चुंबक ही लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो कबाड़े में से क्या करती हैं, जहां पर होता है ना एक पूरा ढेर जाता है कि पूरे शहर का कचरा उठा के, चाहे वो कैसा हो, ठोस कचरा जो होता है ना, वो सारा कचरा एक ही जगह पे जाता है। और उस जगह से भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ हम देखते हैं ना, रिसाइकल होती हैं। तो रिसाइकलिंग करने के लिए, उसका पुनः चक्रण करने के लिए क्या होता है कि उन चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। जैसे कुछ प्लास्टिक की चीज़ों को अलग कर दिया जाता है, धातु की चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। तो धातु की जो लोहे की चीज़ें होती हैं, एक क्रेन होती है, उसमें विद्युत चुंबक लगी होती है, वो जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं उसको उठा करके दूसरी जगह कर देती है। अब उसमें से एक एक करके तो ऐसे लोहे की चीज़ें हम ढूंढेंगे नहीं, तो विद्युत चुंबक सबसे बढ़िया चीज़ है, विद्युत चुंबक या चुंबक। तो देखो, विद्युत चुंबक का ही प्रयोग करके क्या करते हैं, उन चुंबकीय पदार्थों को, लोहे की बड़ी बड़ी चीज़ों को भी क्या किया जाता है, अलग करने के लिए हम उसका उपयोग कर लेते हैं। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबक पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। अब क्या होता है, जो लोग लोहे या फिर ऐसे कोई धातु वाले काम करते हैं ना जो लोग, तो क्या होता है, जैसे उसका वो बहुत ज़्यादा बारीकी से कोई काम कर रहे हैं और उसमें उनके आंखों का बिल्कुल प्रयोग हो रहा है, वो उसे काटना, छीलना, इस टाइप के कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि हम धातु की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कितने अलग अलग आकार की, तो वो कैसे बन जाती हैं, इसी तरह से तो बनती हैं। ठीक है, तो अगर वो कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं और गलती से वो धातु का टुकड़ा, उस चुंबकीय पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा उनकी आंख के अंदर चला जाता है, तो अब क्या है, वो भाई धातु का टुकड़ा है, वो तो गड़ेगा आंखों में, है ना, और हो सकता है कहीं गलत जगह पहुंच गया तो हमारी दृष्टि भी जा सकती है। तो जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो अब वो इतने छोटे से टुकड़े को डॉक्टर कैसे ढूंढेगा और कैसे निकालेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, और विद्युत चुंबक के छोटे भाग का प्रयोग करके ही वो उस जो धातु का टुकड़ा या चुंबकीय पदार्थ की बात करें उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और बहुत सारे हमारे खिलौने भी होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, हमारे पास आ जाती है क्रियाकलाप नंबर 6। क्या कह रहे हैं क्रियाकलाप 6 में, तो देखो, लोहे की लगभग 6-10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है।
क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए, क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं? अब देखो आपको करना क्या है कि एक तार लेना है, एक तार को एक कील पे इस प्रकार से कुंडली नुमा क्या कर देना है, लपेट देना है। उसके खुले हुए भाग को एक तार से ऐसे जोड़ देना है स्विच से, और स्विच को जोड़ देना है एक सेल से, और वापस से इस तार को ले जा करके यहाँ पर ले आना है, मतलब तार को सेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ देना है, ऋण और धन दोनों से। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आपको खूब पतली पतली सी छोटी छोटी सी पिन रख लेनी है। उस पिन को आपको इस बड़ी वाली कील के पास लेकर के जाना है। अब जैसे धारा प्रवाहित होगी तो आपको देखना यह है कि क्या ये पिन के टुकड़े जो हैं, क्या ये उससे चिपकते हैं। अगर चिपक रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य कर रही है। अभी आपको जो सामने पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें बताइए क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए, चिपक रहा है या नहीं? ठीक है, देखा क्या हो रहा है, चिपक रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इन्होंने बोला कि अब आपने स्विच को ऑफ कर दो, अलग कर दो। जैसे हम अलग करेंगे विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह रुकेगा, क्या ये चुंबक की तरह कार्य करेगी? ये पिन जो है ये इसको छोड़ देंगी, चिपक रही थी छोड़ देंगी, है ना। क्यों? अब ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगी, इसलिए। ठीक है, अब एक नोट है, याद रखिए इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। अब अभी जो हमने क्रियाकलाप किया है उसमें हमने जिस सेल का प्रयोग कर रहे हैं, छोटी सी सेल है, ठीक है, उसको डायरेक्टली हम किसी चीज़ से लगा रहे हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने के बाद हमको उस परिपथ को उसी तरीके से खुला नहीं छोड़ना है ना, उसको हमें बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है, इस तरीके से हमें रखना है। क्योंकि अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी सेल क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। अब हम विद्युत चुंबक पे आधारित विद्युत घंटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विद्युत घंटी दिख रही है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक वाला जो अभी हमने पढ़ा, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक के द्वारा ही क्या होता है, विद्युत घंटी जो बजती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे, तो चलो भाई देखते हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है, विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है चित्र में, हम सभी देख पा रहे हैं। क्या दर्शाया गया है, हमको विद्युत घंटी का पूरा परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। अब देखो आप यहाँ पर ये आपको लोहे के दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस पे ये जो पीले पीले रंग की है, ये क्या है, तांबे की तार लिपटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से तांबे के तार यहाँ तक जाते हैं, इस चालक पे, फिर यहाँ पे ये लगा होता है, यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे सेल लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी से ये तार वापस से यहाँ पे संयोजित है। इस प्रकार से पूरी तरह से ये तार जो है एक दूसरे से क्या है, संयोजित है, बैटरी से लगे हुए हैं। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक पत्ती टाइप की लगी होती है और यहाँ से एक हथौड़ा, हैमर जो होता है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। अब ये लोहे की जो पत्ती दिखाई दे रही है, इसके साइड में यहाँ पर एक पेंच लगा होता है जिसे हम संपर्क पेंच बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। अब क्या होगा कि जैसे ये जो है ये इसके संपर्क में आएगा, तो क्योंकि दोनों चीज़ें चालक हैं, जैसे ये इसके संपर्क में आएगा क्या होगा, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, परिपथ पूरा हो गया है। अब जैसे परिपथ पूरा हो गया है तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ये तारों की जो कुंडली है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जो लोहे की पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं ये दोनों क्या बन जाएंगी, ये दोनों विद्युत चुंबक बन जाएंगी। और जैसे विद्युत चुंबक बनेंगी तो ये दोनों, क्योंकि अब चुंबक बन गई है, तो ये लोहे की जो पत्ती है, इस लोहे की पत्ती को ये अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगी, और जैसे ही आकर्षित करेंगी तो ये लोहे की पत्ती इनसे जाकर के चिपक जाएगी। जैसे ये इनसे चिपकेगी तो यहाँ से ये जो संपर्क पेंच था, इस संपर्क पेंच से इसका संपर्क टूट जाएगा।
जैसे ही संपर्क टूट जाएगा तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होना पूरे परिपथ में से रुक जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, परिपथ खुल गया है ना। अब विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। अब ये जो चुंबक है, विद्युत चुंबक है, इसमें से भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये विद्युत चुंबक जो बन गई थी ये वापस से अपना चुंबकत्व खो देंगी और फिर से नॉर्मल लोहे की क्या बन जाएंगी, पट्टियां बन जाएंगी। और जैसे फिर से लोहा बन जाएंगी तो ये उससे आकर्षित होगा नहीं और ये वापस आकर के पीछे संपर्क पेंच से जुड़ जाएगा। और जैसे ही संपर्क पेंच से जुड़ेगा परिपथ फिर से पूरा हो जाएगा, फिर धारा प्रवाहित होने लगेगी, फिर वो विद्युत चुंबक बन जाएगी, फिर वो इसको आकर्षित करेगी, फिर उसके बाद संपर्क टूट जाएगा, फिर धारा रुक जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, ये स्थिति बार 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 होती ही रहेगी, ठीक है। और जब बार बार ये होगी, जब ये पीछे जाएगा, ये इससे क्या होगा, आकर्षित होगा, इस तरफ जाएगा तो ये घंटी भी इस तरफ जाएगी और जैसे ये इससे टकराएगी तो हमें आवाज आएगी घंटी की। तो इसी प्रकार से जब बार बार यही प्रक्रिया होगी तो ये बार बार इससे टकराएगा और हमको विद्युत घंटी की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। अब जो सारी चीजें मैंने अभी बोल के समझाई है, अब मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बताती हूँ। तब ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो ये परिपथ को भी तोड़ देता है, ठीक है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है, ये लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है और लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर के पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है और इससे परिपथ फिर से क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है और फिर से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। ये प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो अब आपने विद्युत घंटी किस प्रकार से बजती है, किस प्रकार से कार्य करती है, ये आपने जान लिया है। अभी तक आपको तो पता भी नहीं होगा कि आपके स्कूल की जो घंटी है जो टर्न करके बजती है, ये बजती कैसे है। भाई यहाँ पर विद्युत चुंबक का जो क्या है, विद्युत चुंबक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, टॉपिक है ना, वो यहाँ पर क्या होता है, रिलेट होता है, यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब आप अपने स्कूल में देखो, आपने तो पढ़ लिया है, आपके बाकी फ्रेंड्स जिनको आपने शेयर नहीं किया अभी तक, उनने तो नहीं पढ़ा, तो आपने जो कि बहुत गलत काम किया है ना, उनको शेयर कर देते तो वो भी ये सारी चीज़ें पढ़ लेते और साथ के साथ उनको भी आला टॉपिक आ जाता। लेकिन अब आपने किया तो नहीं है, गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर आपके स्कूल में कोई मैम है, आपकी कोई टीचर आता है और आपसे विद्युत घंटी के बारे में पूछता है, या मान लो कि आपके स्कूल में घंटी बजती है, तो आप अपने दोस्तों को आराम से बता सकते हैं कि ये घंटी किस प्रकार से बजती है, ठीक है, ओके। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमने इस पूरे चैप्टर को काफ़ी फटाफट से क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, हर एक टॉपिक को फिर से बहुत अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है। उम्मीद है आपकी भी सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता है मन में, कोई डाउट आता है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट अपनी न्यू क्लास में, तो आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बात करें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी टॉप कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।